नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। ग्रामीण समाज एवं विकास की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पाठ में आप लोग लेखपाल पद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर आपको सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर आप विकल्प डी देख रहे हैं, जिसमें खेवट लिखा हुआ है। खेवट जमींदारी व्यवस्था का एक दस्तावेज होता था। यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अब जो अन्य विकल्प दिए गए हैं ये क्यों गलत हैं, जरा इसको समझ लीजिए। यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर सजरा ग्राम का नक्शा होता है, यानी जब ग्राम के नक्शे की बात की जाएगी तो उसको सजरा कहते हैं। इसी प्रकार खसरा को अधिकार अभिलेख से संबद्ध किया जाता है, यानी अधिकार अभिलेख से संबद्ध कौन है? खसरा। वार्षिक रजिस्टर खतौनी से संबंधित, ठीक है। खतौनी शब्द का डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, यहाँ पर वार्षिक रजिस्टर है, ठीक है। और खेवट तो अभी आपने समझा कि जमींदारी व्यवस्था का एक दस्तावेज है। इस प्रकार आपने अन्य विकल्पों को भी ठीक से देख लिया। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है। तो पहला दिया है किसान बही, ठीक है। चारों विकल्प हम देख लेते हैं। हाँ, किसान बही। तो किसान बही का संबंध किससे है? किसान की भूमि संबंधी जानकारी की पुस्तिका से, यानी हम ए का सुमेलित तीसरे के साथ कर लेंगे। यानी किसान बही किसान की भूमि संबंधी जानकारी की पुस्तिका होती है। दूसरा दिया है बी है दिनचर्या बही। दिनचर्या बही किसका है? ये लेखपाल की प्रतिदिन कार्य की विवरण पुस्तिका होती है, यानी आप बी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। ग्राम रजिस्टर की बात करेंगे तो ये जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराया गया दस्तावेज होता है, यानी आप सी को पहले के साथ सुमेलित करेंगे। डी में पूछा जा रहा है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज जो होता है ये खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी भी जमीन को कोई दूसरा आदमी लेता है तो यहाँ पर देखिए दो बातें की गई हैं, एक है दाखिल और दूसरा है खारिज। दाखिल का मतलब कि जिसने अब उस जमीन को खरीदा है उसका नाम चढ़ाया जाएगा, और खारिज का मतलब कि जो पहले जिसका नाम था उसका नाम हटाया जाएगा, ठीक है। यानी आप डी को किसके साथ सुमेलित कर देंगे? दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि दिनचर्या बही में 1 जुलाई से 30 जून की अवधि के कार्यों का ब्यौरा होता है, ये गलत दिया है। अभी आपने दिनचर्या बही के बारे में पढ़ा था कि लेखपाल के प्रतिदिन कार्य का विवरण होता है, इतना तो आप समझ गए। इसमें जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक की अवधि का होता है, ठीक है। यहाँ अवधि गलत दी है, यहाँ अवधि होनी चाहिए थी 1 अगस्त से 31 जुलाई, ठीक है। इसलिए विकल्प बी जो है ये सही नहीं है, यही आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि जमाबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दिया है इसका आशय अभिलेखों के अधिकार से होता है, ये बिल्कुल सही है। जमाबंदी का अधिकार क्या है? अभिलेखों का अधिकार। दूसरा कह रहा है कि इस अभिलेख का रख रखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसकी 2 प्रतियां तैयार होती हैं, याद रखिएगा जमाबंदी की कितनी प्रतियां? 2 प्रतियां। तीसरा भी सही है। और इसमें से जो एक प्रति होती है वो सरकार के पास, और जो दूसरी प्रति होती है वो पटवारी के पास होती है, ठीक है, यानी लेखपाल के पास होती है। यानी कि चौथे प्रश्न में विकल्प डी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों कथन सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कृषि भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों से वसूल किए जाने वाला कर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका जवाब होगा लगान, ठीक है। यानी यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अब अगर पूछा जाए कि ये किस सूची में है, तो याद रखिएगा ये राज्य सूची में, और राज्य सूची कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची है, जिस पर राज्य सरकार इसको वसूलती है, कृषि भूमि कर के तौर पर लगान, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का आरंभ कब किया गया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का आरंभ 1954 में प्रारंभिक तौर पर, यानी कि प्रयोग के तौर पर किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि ये प्रयोग के तौर पर, यानी इस प्रश्न का आंसर तो विकल्प डी हो गया 1954। अगर जगह पूछा जाए तो मुजफ्फरनगर जिले में एक कैराना तहसील है, और साथ ही साथ सुल्तानपुर में मुसाफिर खाना तहसील में इसको प्रारंभ किया गया था, और बाद में इसको संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1958 में लागू किया गया। इतनी बात आपको निश्चित तौर पर याद होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए 1954। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब से लागू किया गया, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो जोत चकबंदी अधिनियम है वो कौन सा है? 1953 है, ठीक। और अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 को कब स्वीकृति मिली, तो आपका जवाब होगा 4 मार्च 1954 को। और अगर ये पूछा जाए कि कब लागू हुआ, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कब लागू हुआ, तो आपका जवाब होगा 8 मार्च 1954 को। इस प्रकार आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है, 8 मार्च 1954। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए।
प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा जोत चकबंदी अधिनियम किस धारा के अंतर्गत गांव में चकबंदी के लिए अधिसूचना जारी करती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, धारा 4(1) के तहत। याद रखिएगा, राज्य सरकार जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2) के तहत गांव में चकबंदी की अधिसूचना जारी करती है। ठीक, कौन? राज्य सरकार। यानी ये तो हो गया विकल्प ए सही आपका। अब इसके पश्चात जब राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर देगी, उसके बाद धारा 4(1) और 4(2) के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त पुनः चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पर एक बात और समझिए कि जो चकबंदी से संबंधित अधिसूचना जारी होगी, उसके पश्चात जो भी राजस्व न्यायालय में उस गांव के लंबित मुकदमे होंगे, वो सभी अप्रभावी हो जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लीजिए इस दौरान किसी कृषक को या किसी किसान को चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति के बिना अगर वो किसी भूमि का उपयोग किसी कृषि कार्य के अतिरिक्त करना चाहता है, तो बिना उनकी अनुमति के वो नहीं कर पाएगा। यानी अगर वो कृषि कार्य के अतिरिक्त अपनी भूमि का उपयोग करना चाहता है, जब चकबंदी चल रही है, तो उसे चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इतनी बात आपको मिनिमम याद रखनी होगी। और प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। पूछ रहा है कि चकबंदी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कह रहा है पहला कह रहा है चकबंदी की अधिसूचना जारी करने के पश्चात भूमि प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। भूमि प्रबंध समिति में चकबंदी समिति के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर चकबंदी समिति चकबंदी अधिकारी को सहयोग करने के साथ ही उचित सलाह देने का कार्य करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, अच्छा यहाँ विकल्प डी, यानी ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है चकबंदी की प्रक्रिया, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चकबंदी लेखपाल उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की क्रमशः किस धारा के अंतर्गत भूमि निरीक्षण पड़ताल कार्य कर किस धारा के अंतर्गत भूमि के नक्शे भूचित्र में संशोधन करता है? देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या पहला पूछा गया है कि जो चकबंदी लेखपाल है वो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम जो 1953 है, उसकी किस धारा के अंतर्गत भूमि का निरीक्षण पड़ताल करता है? तो आपको याद रखना होगा कि धारा 8 के अंतर्गत वो भूमि का निरीक्षण और पड़ताल कार्य करता है, और इसी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत वो भूमि के नक्शे का या भूमि चित्र में संशोधन का काम करता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी कि अगर ये पूछा जाए कि निरीक्षण एवं पड़ताल किस धारा के तहत, तो धारा 8 के तहत, और किस धारा के तहत भूमि नक्शे का संशोधन करता है, तो धारा 7 के साथ, और वो जो जोत चकबंदी अधिनियम है वो कौन सा है? 1953। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 देखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 देखिए, यहाँ पर आपको सूची दी गई है, इसको सुमेलित करना है। यहाँ जोत चकबंदी की कुछ अधिनियम की धारा है, वो पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो चलो इसको देखिए, पूछा जा रहा है धारा 20। धारा 20 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आप दूसरे को देखिए, आकार प्रपत्र 23 के भाग 1 का वितरण करना, ये धारा 20 से संबंधित है। यानी ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। यदि धारा 10 की बात करेंगे, तो धारा 10 में क्या कहा जा रहा है कि पुनरीक्षण खतौनी तैयार करना। ठीक है, यानी आप बी को तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगर धारा 8 क की बात करेंगे, तो इसमें क्या कहा गया? चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, किसमें? धारा 8 क में। इसी प्रकार अगर आप धारा 9 के बारे में देखेंगे, तो इसमें क्या कहा गया? तो इसमें धारा 9 में जो पहला ऑप्शन है, आकार प्रपत्र 5 का वितरण करना। ठीक है, इस प्रकार आपने सभी धाराओं को देख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप विकल्प देखें कि विकल्प कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिपुष्ट किया जाता है और नई जोतों पर खातेदारों का कब्जा दिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा विकल्प डी 23। धारा क्या है? 23। मतलब पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 है, इसके तहत धारा 23 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को क्या किया जाता है? पुष्ट किया जाता है, और साथ ही साथ नई जोत पर खातेदारों को कब्जा दिलाया जाता है। ठीक है, यानी ये यहाँ धारा 23 इससे संबंधित है। ठीक है, यानी 12 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 13वां प्रश्न देखिए। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जोत चकबंदी अधिनियम की किस धारा में नए नक्शे का निर्माण कर पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटों को बनाने का प्रावधान किया गया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत
एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें पुराने जो प्रपत्र हैं, ठीक है, उनके स्थान पर नए घाटों को बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इतनी बात आप समझेंगे यहाँ पर। यानी आपका 13 का सही जवाब क्या होगा? धारा 27। ठीक है, अगला करा कि भूमि अध्यापित निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला करा है कि पूछ रहा है सही कौन है, पूछ रहा है कि इसकी स्थापना 1967 में राजस्व परिषद के अधीन की गई। ये पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि भूमि अध्यापित निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के जो आदेश है उसके द्वारा 2 जुलाई 1987 को राजस्व परिषद के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। यानी भूमि स्थापित निदेशालय की स्थापना 2 जुलाई 1987 को हुई थी। ठीक, इस प्रकार पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला कह रहा है कि निदेशक भूमि अध्यापित को भूमि अध्यापित संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका 14 का विकल्प बी सही है। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या है? दूसरा जो बी स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चकबंदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दे रहा है कि इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रांति और ग्राम विकास से सीधा संबंध है। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के जीवन स्तर को ऊपर करना। ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि इस योजना के चलते हरित क्रांति के साथ साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन आया है। ये भी बात सही है। और अगला कह रहा है कि विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में यह योजना उल्लेखनीय रूप से विफल रही है। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, यानी 15 का आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू नहीं है। तो याद रखिएगा, अनिवार्य चकबंदी कानून, यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 प्रकार के चकबंदी की बात हुई। एक हुई ऐच्छिक चकबंदी और दूसरी हुई अनिवार्य। यहाँ जरा समझ लीजिए, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो ये स्वतंत्रता के पूर्व 1921 में पंजाब प्रांत में सहकारी समिति द्वारा ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी। कब? 1921 और पंजाब प्रांत में। भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ऐच्छिक चकबंदी का कानून आज भी लागू है। इसका मतलब आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया है और पूछ रहा है अनिवार्य चकबंदी, तो यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। 16 का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, और उन राज्यों का भी नाम जरा देख लीजिए जहां चकबंदी से संबंधित वर्तमान में कोई कानून ही नहीं है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में चकबंदी से संबंधित कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये भी इन राज्यों के भी नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो चकबंदी अधिनियम की किस धारा के अनुसार किसी ग्राम में गतिमान चकबंदी प्रक्रिया को बंद करने का प्रावधान है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? धारा 6(1), यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी अधिनियम 1953 है उसकी धारा 6(1) के तहत चकबंदी आयुक्त को यह अधिकार है कि वो किसी भी ग्राम की चकबंदी प्रक्रिया को समाप्त करने संबंधी विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। कौन जारी करेंगे? चकबंदी आयुक्त। ठीक है, और यहाँ पर किस धारा के तहत? 6(1) के तहत, यानी 17 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 देखिए, पूछ रहा है कि भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लेखपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपालों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेखपाल के कार्य नहीं है। पहला कह रहा है कि तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास लेखपाल तहसील दिवस में उपस्थित होंगे। बिल्कुल सही है। पशु के संक्रामक रोग फैलने पर वह रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को देंगे। ये भी बात सही है। अगला करा कि लेखपाल के निर्देश पर भूमि प्रबंध समिति को कार्य करना होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? जरा समझिए, जो लेखपाल होते हैं वो अपने हलके के प्रत्येक भूमि प्रबंध समिति का पदेन मंत्री होता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, लेखपाल को भूमि प्रबंध समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। ठीक है, लेखपाल के निर्देश पर भूमि प्रबंध समिति का कार्य नहीं होगा। लेखपाल को भूमि प्रबंध समिति के निर्देश पर समिति संबंधी काम करने होते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति संबंधी मामले की रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? कलेक्टर को सौंपते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला, यानी आप सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। 19 का आंसर सी हो जाएगा। अब अगला डी भी देख लीजिए। पूछ रहा है कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर कानून जो होता है वो लेखपाल के हलके में जाए तो लेखपाल उनको रिपोर्ट करेंगे। ये भी व्यवस्था है, यानी 19 का आंसर सी हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ ये आप अच्छे से समझ गए। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखिए।
20 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, पूछ रहा है कि रबी पड़ताल 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि पड़ताल क्या होती है। लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक खेत में 3 बार जाकर निरीक्षण करेंगे और ये जो निरीक्षण करना है इसी को टेक्निकल राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। 3 पड़ताल होती है। ठीक है, जो पहली पड़ताल होती है वो खरीफ पड़ताल जो 10 अगस्त से होती है। ठीक है, यानी इसीलिए सी स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी जो पड़ताल होती है वो रबी की पड़ताल, ये 1 जनवरी से होती है प्रारंभ, इसीलिए प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरी पड़ताल होती है ये जायद की पड़ताल होती है जो 1 मई से शुरू होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्रम याद रख लीजिए, सबसे पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है, अगला देखिए, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए। और हम लोगों ने बाकी भी देख लिया। अगला पूछ रहा है खतौनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि खतौनी क्या होती है। कह रहा है कि जो खतौनी शब्द है ये उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि खतौनी शब्द जो है ये उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित ही नहीं है। ठीक है, क्लियर कट याद रखिए। लेकिन इसमें अधिनियम की जो धारा 33 है उसमें वर्णित वार्षिक रजिस्टर को ही खतौनी नाम से व्यवहारिक तौर पर जाना जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि खतौनी स्पष्ट रूप से वर्णित है, जबकि वहाँ धारा 33 में वार्षिक रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है और वार्षिक रजिस्टर को ही खतौनी कहते हैं। अगला कह रहा है कि इसमें 12 खाने होते हैं। ठीक है, और अगला कह रहा है कि इसमें जोतों का वर्णन होता है, वे किस हैसियत से भूमि को धारण किए हुए हैं, और किसी भी परिवार या व्यक्ति के खसरों की जो सूची होती है उस व्यक्ति के परिवार की खतौनी में होती है। ये भी बात सही है। यानी ऐसे समझिए कि खतौनी क्या होता है, जब गांव के खसरे का उपयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीन की सूची बनाई जाती है उसे ही खतौनी कहते हैं। क्लियर कट? तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के परिवार के सभी खसरों की जो सूची है उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है, इसीलिए यहाँ पर डी विकल्प सही है। ठीक है, अगला देखिए, 21 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जमींदार रजिस्टर होता है। तो अभी आपने पढ़ा था, पहले ही प्रश्न में पढ़ा था, जिसका यही आंसर भी सही था, खेवट। ठीक है, यानी खेवट का संबंध किससे है, जमींदारी रजिस्टर से, यानी 22 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 देखिए। प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। तो आपका जवाब होगा खसरा और खतौनी को सम्मिलित तौर पर अधिकार अभिलेख कहते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, लिख रहा है कि जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। अभी हमने आपको इसको डिटेल में बताया भी था, बिल्कुल सही है। किसान बही में किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा और हक संबंधी विवरण होता है, पहले प्रश्न में चर्चा हो चुकी है। सीमा द्योतक चिन्हों में सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है, ये भी बात सही है। इस प्रकार 24 प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25 देखिए। पूछ रहा है खसरा। कह रहा है कि जो फसली वर्ष 1228 से पूर्व खसरा का रख रखाव आरसी प्रपत्र 2 क में कंप्यूटरीकृत रूप में किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों गलत है मैं अभी डिटेल चर्चा करता हूँ। दूसरा देख लेते हैं, फसल वर्ष 1228 के बाद के खसरों का रखरखाव आरसी प्रपत्र 2 में किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ इस प्रश्न के आंसर में विकल्प डी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, विकल्प डी का मतलब है कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तो डी आंसर नहीं होगा। क्यों? इसका आंसर क्या होगा कि पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कह रहा है सी ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई नहीं। अब क्यों, समझिए। फसली वर्ष 1228 का मतलब होता है 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 के जो पहले के खसरे का रखरखाव है वो आरसी प्रपत्र 4 के तहत होगा। ठीक है, यहाँ 2 तो होगा ही नहीं, आरसी प्रपत्र 4 के तहत। और वहीं जो फसली वर्ष 1228 यानी 1 जुलाई 2020 के बाद का जो खसरों का रखरखाव है वो प्रपत्र 4 क के तहत होगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। सी ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। ठीक है, इसके विवरण में आरसी प्रपत्र 2 क और की बात की जा रही है, जबकि आरसी प्रपत्र 4 होगा और 4 क होगा। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी सी ऑप्शन कर लीजिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो खसरा होता है ये कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, खसरे में अगर पूछा जाए कि कंप्यूटरीकृत खसरे में कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कंप्यूटरीकृत खसरे में 21 के बजाय 46 कॉलम होते हैं। ये भी बात आप खसरे से संबंधित याद रखेंगे। और जो खसरा होता है वो स्वयं में अधिकार अभिलेख नहीं होता है, बल्कि
जब आप खसरा और खतौनी दोनों को देखते हैं तो सम्मिलित तौर पर ये अधिकार अभिलेख होता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा और यहाँ जो मैंने करेक्शन कहा है वो कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 देखिए, पूछ रहा है कि खसरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि यह कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। मैंने अभी पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया था, ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि इसमें किसी गांव की जमीन के टुकड़े, उस पर उगाई गई फसलों का ब्यौरा लिखा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अगला पूछ रहा है कि इसे प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकृत किया जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि खसरे को प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, तो ये भी विकल्प आपका सही है। ठीक है, यानी 26 का आंसर क्या होगा? विकल्प सी, इसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा तहसील दिवस प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को होती है। ठीक है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। 28 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 1831। और कहाँ? इलाहाबाद में हुई थी। अब एक बात याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन है? राजस्व परिषद। राजस्व न्यायालय का ये क्या है? शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, और इसके निर्णय जो होते हैं वो सभी राजस्व न्यायालय के लिए बाध्यकारी होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। 28 प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, 1831। अगला देखिए, पूछ रहा है राजस्व परिषद में कितने न्यायिक सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है, गलत। राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, दूसरा, इसकी प्रशासनिक शाखा को प्रयागराज में ही बनाए रखा गया। अब यहाँ पर बात थोड़ा समझ लीजिए, 1927-28 में राजस्व परिषद को प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया। इसकी जो प्रशासनिक शाखा है उसको लखनऊ में ले जाया गया और इसकी न्यायिक शाखा को प्रयागराज में बनाए रखा गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए, इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प क्या है? बी जो है गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्यों? क्योंकि प्रशासनिक शाखा कहाँ पर है? इसकी प्रशासनिक शाखा लखनऊ में, न कि प्रयागराज में। न्यायिक शाखा प्रयागराज में। अगला कह रहा है कि न्यायिक कार्यों में अपीली, निगरानी तथा पुनरावलोकन आदि आते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। 30 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपको प्रशासनिक कार्य के बारे में बताऊं तो इसमें भू अभिलेखों का रखरखाव, बंदोबस्त, भूमि अर्जन, मालगुजारी या अन्य देयों की वसूली संबंधी कार्य जो है ये प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आपको मिनिमम याद रखनी होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन को 1 बाय 1 लाइन पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको उसमें से जो आपके लिए आवश्यक है फैक्ट वो मैं आपको दे देता हूँ। 30वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 31 देखिए, प्रश्न संख्या 31 में सूची को सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तहसीलदार, यहाँ पर आप तीसरा देखिए, तहसीलदार भू राजस्व संबंधी मुकदमों का क्या करता है? निर्णय करता है। ठीक है, यानी भू राजस्व जो संबंधी मुकदमे उनका निर्णय भी तहसीलदार करता है, यानी एक को आप किसके साथ? तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला कह रहा है कि उप संभागीय अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी उपमंडल का प्रशासनिक प्रधान होता है। ठीक है, यानी आप बी को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। ठीक है, ये जो अंत में लिखा है ये चौथा होगा, जो 2 टाइप किया हुआ है, ये 4 कर लीजिएगा इसको। अगला है कि लेखपाल, लेखपाल काम क्या करता है? ये खसरा और खतौनी लेख को तैयार करने का लिए उत्तरदायी होता है, यानी आप सी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला है राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक को एक के नीचे जो 2 लिखा है कि खसरा और खतौनी का निरीक्षण करने का काम राजस्व निरीक्षक करते हैं, तो डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पद की सर्वोच्चता के संबंध में अवरोही क्रम, देखिए अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें सहायक कलेक्टर, उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी, उसके बाद अभिलेख अधिकारी और उसके बाद तहसीलदार, यानी आपका यहाँ पर 32 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर सर्वोच्चता का क्रम देखना चाहें तो जरा नीचे देख लीजिए, सबसे पहला है सहायक कलेक्टर, उसके बाद बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, फिर अभिलेख अधिकारी, फिर सहायक अभिलेख अधिकारी, तब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर और अंत में लेखपाल। ठीक है, सुपरवाइजर कानूनगो के बाद लेखपाल। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इस प्रश्न का 32 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए, पूछ रहा है कि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा हरदोई में स्थित है। ठीक है, यानी 33 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34 में भी आपको सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है, कुछ अनुभाग दिए गए हैं, उनको पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। पूछ रहा है कि राजस्व अनुभाग 9, तो याद रखिएगा लेखपाल के कार्य, उनकी सेवा नियमावली और उसमें संशोधन संबंधी कार्य जो है ये राजस्व अनुभाग 9 से संबंधित है, यानी आप इसमें
ए को चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगर आप देखें राजस्व अनुभाग 1, तो यहाँ पर जमींदारी का उन्मूलन यानी बी को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला है राजस्व अनुभाग 2, इसमें क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित सामान्य नीतियों का निर्धारण करना राजस्व 2 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आप सी को दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है राजस्व अनुभाग 4, इसमें मंडल, जिला और तहसील के कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य आते हैं, यानी डी को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रकार आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, करा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुभाग 5 के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ राजस्व अनुभाग 5 के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी सही नहीं है। लेखपाल रेलवे के अतिरिक्त भूमि का जो बंदोबस्त है वो अनुभाग 5 से संबंधित नहीं है। जो रेलवे के अतिरिक्त जो भूमि का बंदोबस्त है ये राजस्व अनुभाग 6 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपका 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब बात करेंगे आप राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत, तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कई सारे काम है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शों में दर्शित सीमांकन और प्रमाणीकरण का काम। ठीक है, इसके अलावा अंतर प्रांतीय सीमा विवाद का निपटारा। ठीक है, इसके अलावा अंतर जिला और तहसील ग्रामों संबंधी निपटारा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अनुभाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। जैसे कोई अनाधिकृत कब्जा हो जाए, उस कब्जे को हटाना हो, ये भी अनुभाग 5 के अंतर्गत आएगा, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, मान लीजिए कोई नया मंडल, जनपद या तहसील सृजित हो रहा है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो मामले हैं वो भी अनुभाग 5 के अंतर्गत आएंगे। उनके लिए मान लीजिए भूमि का अर्जन करना हो, जो मंडल, तहसील और जिला के लिए भवनों के लिए भूमि का अर्जन, ये भी अनुभाग 5 के अंतर्गत आएंगे। ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, 35 का जवाब होगा सी, सॉरी 35 का जवाब होगा विकल्प बी, रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त अनुभाग 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित कार्य राजस्व परिषद के किस अनुभाग के संबंध में आते हैं। ठीक है, तो आपका 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी, यानी 13, यानी राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत जो भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित कार्य जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, 13 के अंतर्गत आते हैं। एक बात और 13 में याद रखिएगा, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है 1939, 1962, 1965, 1972, इनकी भी संचालन संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों बात को याद रखिएगा, 13 के अंतर्गत भूमि अध्यापित अधिनियम और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये दोनों 13 के अंतर्गत आते हैं। 36 का सही जवाब होगा विकल्प सी। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको एक जगह दिया गया। अगला देखिए, राजस्व न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि राजस्व प्रदेश में राजस्व न्यायालय की संख्या की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ प्रदेश में राजस्व न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक फैक्ट जो आज के डेट में मैं जब इसको आपको बता रहा हूँ तो वर्तमान स्थिति से मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। वर्तमान में ऑफिशियल वेबसाइट पर जो राजस्व न्यायालय की संख्या है वो कितनी है, 2762 है। ठीक है, ये जब प्रश्न डिफाइन किया गया होगा, बनाया गया होगा, तब उस समय 2711 रही होगी। वर्तमान में आज के समय में मैंने अभी चेक किया था, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्व न्यायालय की संख्या 2762 है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार आप इस पहले स्टेटमेंट को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय इनकी संख्या यही रही होगी। अब जरा अगला स्टेटमेंट भी चेक कर लीजिए, नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक न्यायालय की इसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो राजस्व इसमें नायब तहसीलदार होता है वो सबसे निचले न्यायालय होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, राजस्व परिषद। ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि राजस्व न्यायालय का कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन MNIC द्वारा होता है। ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसका कंप्यूटरीकृत प्रबंधन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, NIC द्वारा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्व परिषद का न्यायालय राजस्व न्यायालय में सर्वोच्च होता है। ये अभी हमने आपको दूसरे के एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। 37 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38 देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल किया जाता है। अब देखिए जरा, कह रहा है, पहला कह रहा है कि जमीन का मालिकाना हक की घोषणा संबंधी मुकदमे, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि ग्राम प्रधान की भूमि, ग्राम सभा की भूमि को सुरक्षित रखने और अवैध कब्जे से बेदखली का जो काम है ये भी राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, यानी 38 का आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है, तो आपका सही जवाब होगा सुपरवाइजर कानूनगो, यानी 39 का सही जवाब होगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 40 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा फेदोमीटर। जो फेदोमीटर है ये क्या करता है, ये महासागरीय गहराई को नापने का उपकरण। ठीक है, यानी 40 का क्या होगा आंसर ए। ठीक है, अब यहाँ जरा भूमि से क्षेत्रफल संबंधी कुछ दिए गए हैं, जैसे 1 एकड़ बराबर 1.62 बीघा, एक कनाल द्वारा बराबर क्या होता है 459 यानी 459 वर्ग गज, 3 हाथ बराबर 1 करम होता है,
और 10 करम बराबर 1 जरीब होता है। इतनी बात आप मिनिमम याद रखिएगा। 40 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से 1 एकड़ बराबर क्या होता है? तो 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, बिल्कुल सही है। 0.4047 हेक्टेयर, ये भी सही है। और 1.6 बीघा, ये भी सही है। यानी यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जरा 1 एकड़ से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, 1 एकड़ बराबर 4046.8 वर्ग मीटर, 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट, 1 एकड़ बराबर 0.4047 हेक्टेयर, 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, 1 एकड़ बराबर 4.8 कच्चा बीघा, 4.8 कच्चा बीघा होता है, और 1 एकड़ बराबर 8 कनाल होता है, और 1 एकड़ बराबर 160 मरला होता है। इतनी बात आप कम से कम एकड़ के संदर्भ में जरूर याद रखेंगे। कह रहा है एक बिस्सा का 1 बीघा से अनुपात क्या है? पहली बात ये जान लीजिए कि 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है। जब आप 1 बिस्सा को बीघे से ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 1 बिस्वा। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? यहाँ उत्तर प्रदेश में जो माप होती है, पहला कह रहा है कि 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा, अभी आपने तत्काल पढ़ा है, सही है। फिर कह रहा है कि 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये 55 × 55 वर्ग गज कितने बराबर होता है? ये 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। जब आप इसका इंटू करेंगे तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। अगला कह रहा है कि 20 कचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 1 बिस्वांसी बराबर 20 कचवांसी होता है। अगला कह रहा है कि 10 बिस्वा बराबर 20 बिस्वांसी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 बिस्वा बराबर 20 बिस्वांसी होता है। ठीक है, यहाँ 10 की जगह पे 1 बिस्वा होना चाहिए था। यानी यहाँ पर डी जो है ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, नीचे यहाँ पर दिया है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि 1 बीघा बराबर 60 × 60 वर्ग गज इलाही होता है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व लेखपाल भूमि माप एवं मापन विधि 44 जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो आपका सही जवाब होगा त्रिभुज की आकृति में बांटकर बांटना आसान होता है। इस प्रकार 44 का जवाब क्या होगा? डी। अगर आप त्रिभुज के आकार में अगर आकृति को उसमें बांट दें तो सर्वेक्षण आसान होता है। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 45 देखिए, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है 1 हेक्टेयर बराबर कितना? तो 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 1 एकड़ में कितने बीघा कच्चा पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कितना? 4.8 कच्चा बीघा। अभी आपने पढ़ा 1 एकड़ बराबर 4.8 कच्चा बीघा, तो वो इस ऑप्शन में किसके सिमिलर हो रहा है? ए के, यानी 5 बीघा होता है। ठीक है, यानी 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, जरीब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जरीब जो है पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल को मापन की इकाई होती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैमाना होता है। जैसे अगर उत्तर भारत में भूमि मापन का देखेंगे तो वो बीघे, मरला, कनाल, कट्ठा इसमें होता है। अगर आप दक्षिण के राज्यों में देखेंगे तो ग्राउंड, सेंट, गुंटा ये सब होता है। ठीक है, 47 का सही जवाब होगा विकल्प ए, जरीब। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आप विकल्प सी देखिए, कह रहा है कि बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। ये प्रश्न रिपीटेड भी है, ये प्रश्न एक बार कराया जा चुका है। बड़े छोटे छोटे जोतों को एक जगह समाहित करना ताकि जोतों की संख्या भी कम हो जाए और कृषि करना आसानी भी हो जाए, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है चकबंदी का। यानी यहाँ पर 48 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, जो पारंपरिक मापन इकाई चेन होती है ये 100 कड़ियों या 66 फीट या 22 गज के बराबर होता है। ये आप पूरी बात याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सभी मापन पारंपरिक इकाई के चेन के संदर्भ में सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन में प्रयोग नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? रूट। ठीक है, यानी 50 का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, रूट जो है ये लंबाई के मापन में प्रयोग नहीं होती है। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बाकी सब लंबाई के मापन में करम, जरीब और पोल होती है। 50 का ए ऑप्शन सही होगा। 51 देखिए, 51 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? तो 66 फुट किसकी लंबाई होती है? तो गंटर चेन जो होता है इसकी लंबाई 66 फीट होती है। याद रखिएगा, इसे कानूनी और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जब भूमि के भूखंडों का सही सर्वेक्षण और माप करना होता है तो गंटर चेन का प्रयोग किया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 66 फीट होती है। 51 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए,
एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? अब आप कर चुके हैं, अब बस इसको तुरंत आंसर करिए, 20 बिस्वांशी के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपका पहला स्टेटमेंट, पहला विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्या चीज? तो आपका सही जवाब होगा दिक् स्थापन, यानी 53 का विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी पटल सर्वेक्षण को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? प्लेन टेबल दिक् स्थापन। ठीक है, यानी आपका 53 का सही जवाब क्या होगा? ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एयर मापन की एक इकाई है, इसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, किसके? तो याद रखिएगा, एयर एक मापन की इकाई है, ये क्षेत्रफल मापन के लिए। ठीक है, एयर का प्रयोग किसके लिए होता है? क्षेत्रफल मापन के लिए होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि क्षेत्रफल की मापन की इकाई नहीं है? अब देखिए यहाँ करम क्या करता है? करम जो है ये भूलेख क्षेत्रफल के मापन की इकाई नहीं, इसके द्वारा लंबाई मापने की इकाई है। कौन? करम लंबाई मापने के लिए काम आता है, न कि क्षेत्रफल मापन की इकाई है। यानी 55 का आंसर ए हो जाएगा। जबकि अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था? एयर जो होता है ये क्षेत्रफल मापन की इकाई होती है। ठीक है, यानी 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर एक जरी बराबर आपने 10 करम अभी आपने पढ़ा भी है पीछे। ठीक है, अगला देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन के लिए किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मरला, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक मरला बराबर कितने वर्ग फुट होते हैं? तो 272.25 वर्ग फुट एक मरला बराबर होता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? जो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई पूछा जाए तो आप 165 फुट बताएंगे, यानी 57 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एक गंट्री भी कहीं पे लिखा होता है, एक होता है गंट्री। ठीक है, ट के नीचे वो राष्ट्र वाला लगा रहता है, तो ये एक गंट्री जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा 132 फुट होती है। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जरीब 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है गंट्री शाहजहानी जरीब और एक होता है दाशमिक, या जिसको आप मीट्रिक जरीब भी कहते हैं। ठीक है, 59 का देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में माप लेने की जो सबसे कम रीडू होती है वो क्या है? तो ये आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? इनवार फीता। ठीक है, यानी इनवार फीता का जो प्रयोग होता है ये उच्च आयामी स्थिरता की आवश्यकता होती है, यानी जो सबसे सटीक उपकरण होते हैं या जो घड़ियां होती हैं, भूकंपीय जो गेज होते हैं, टेलीविजन द्वारा जो मास के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सभी क्या होती हैं? माप लेने के लिए इनवार फीता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि छोटे खसकों का मापन किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न हो चुका है कई बार, यहाँ आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। साधारण टेप के द्वारा छोटे खसकों का मापन होता है, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? तो राजस्व अधिकारी के, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 62 पूछ रहा है कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है किसके द्वारा? तो लाल रोशनाई से। खतौनी में यदि परिवर्तन करना होता है तो लेखपाल लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है किसके आधार पर? तो भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि के किस्म के आधार पर। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूमि मापन में जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको मुकाम कहा जाता है, यानी 64 का विकल्प सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न हो चुका है पहले भी आपके। अगला देखिए, कह रहा है कि गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है। ठीक है, अब गांव के नक्शे में लेखपाल क्या दर्शाता है? तो पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा। ठीक है, गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा, यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है, तो जोत बही में पृष्ठों की संख्या 16 होती है। 66 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। ठीक है, तो जो लेखपाल खसरा तैयार करता है उसे अगले वर्ष रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। ठीक है, यानी आपका, और तहसील में जो राजस्व निरीक्षक में 8 और रजिस्ट्रार कानूनगो में 3 पद सृजित हैं। ठीक है, और खसरा का पूरा रिकॉर्ड कानूनगो के पास रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीधी सी बात है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि जमाबंदी की तैयारी की जाती है, तो अभी हमने आपको कई बार इसको बताया कि जमाबंदी की तैयारी 2 प्रतियों में होती है, एक लेखपाल के पास होता है और एक किसके पास होता है? सरकार। अगला यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कौन सा विभागाध्यक्ष कार्यरत है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 69 का विकल्प डी सही हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि देखिए जो उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में जो राजस्व सचिव होते हैं उनकी शाखा के अंतर्गत कौन कौन से राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त और राहत आयुक्त, ये तीनों लोग कार्यरत होते हैं। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। मैंने अभी आपको पहले ही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, मतलब जो पहले प्रश्न आए थे। यहाँ पर अगर आप प्रशासनिक कार्यों के बारे में देखेंगे तो आप इनसे मैंने चर्चा की थी, मालगुजारी, बंदोबस्त, भूमि अर्जन, ये सभी काम किसके हैं? प्रशासनिक कार्य के हैं। ठीक है, अभी आपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्य दो बात देखी थी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्व न्यायिक कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपीली, निगरानी और पुनरावलोकन, इन तीनों को शामिल किया जाता है। भूमि अर्जन तो प्रशासनिक कार्य होता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न गलत बनाया गया है। 71 प्रश्न होना चाहिए कि कौन शामिल नहीं किया जाता है, तब आपका भूमि अर्जन बी विकल्प सही होता है। यहाँ तो ए सी डी ये तीनों के तीनों न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक कार्य में अभी हमने आपको बताया कि बंदोबस्त, भूमि अर्जन और मालगुजारी ये इससे संबंधित कार्य आते हैं। तो भूमि अर्जन किससे संबंधित कार्य? प्रशासनिक कार्य। यहाँ प्रश्न गलत है। पूछ रहा प्रश्न क्या बनना चाहिए कि राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो भूमि अर्जन, यानी यहाँ पर 71 का तब विकल्प बी सही हो जाता है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अगला है कि राजस्व परिषद संगठन के अंतर्गत जिलाधिकारी की सहायता के अंतर्गत आते हैं कौन कौन। तो ये बात आपका यहाँ पर तीनों हो जाएंगे, तहसीलदार, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी, ये तीनों लोग जो हैं जिलाधिकारी की सहायता आते हैं। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने अनुभाग हैं? तो आपका जवाब होगा 19, यानी ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व परिषद के अनुभाग 1 का कार्य होता है क्या। तो जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना और राजस्व राज्य ग्रामों का सृजन, ये तीनों चीजें जो हैं ये राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्व अनुभाग 2 का कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन राजस्व अनुभाग 2 का कार्य नहीं है? लेखपाल प्रशिक्षण। ठीक है, लेखपाल प्रशिक्षण जो है राजस्व अनुभाग 2 का कार्य नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, यानी बाकी वृक्षारोपण कार्य, भूमि आवंटन और ग्राम सभा की आवंटित जमीन पर कब्जा, ये सभी 2 के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि जिलों के भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकरण और कंप्यूटरीकरण, ये सभी काम किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और अभी हमने आपको पूर्व में राजस्व अनुभाग 4 का और डिटेल बताया था। ठीक है, कि मंडल, जिला और तहसील संबंधित कार्य भी राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजस्व विभाग में IAS और PCS अधिकारियों के पदों का सृजन है वो भी 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। 76 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व भू राजस्व नगद दे, तकावी दे और अन्य सरकारी देयों की वसूली का काम करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत आता है। यानी ये 77 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत भू राजस्व नगद दे, तकावी दे या अन्य सरकारी देयों की वसूली का काम किया जाता है। 77 का ए ऑप्शन होगा। अगला देखिए, 78 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्व अनुभाग 40 का है। ठीक है, अब ये राजस्व अनुभाग 40 कहाँ से आ गया? अभी आपने कुल अनुभागों की संख्या 19 पढ़ी है, तो ये 40 नहीं ये 10 होगा, क्योंकि विकल्प देखिए तो पूछ रहा है कि आपदा के लगान की जो माफी है। ठीक है, याद रखिएगा ये 10 के अंतर्गत आता है, यानी राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत जो बाढ़ और आपदा में सहायता कार्य हो गया, इसी के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो मालगुजारी, लगान या अन्य सरकारी देय हैं उनकी माफी और स्थगन का कार्य राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत आता है। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 10 के अंतर्गत, यानी 78 का यहाँ पर ये अनुभाग 10 के अंतर्गत होगा। ठीक है, और मैंने सारी बात आपको 10 के अंतर्गत जो भी थी वो बता दी आपको। ठीक है, ये प्राकृतिक सहायता, आपदा में सहायता के लिए। ठीक है, अगला देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से किस राजस्व अनुभाग के द्वारा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम का कार्यान्वयन परिवार नियोजन संबंधित समस्त कार्य के लिए होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि परिवार नियोजन संबंधी जो है ये कार्य किस के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जवाब होगा राजस्व अनुभाग 12 के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, राजस्व अनुभाग 12 के अंतर्गत ही 20 सूत्री कार्यक्रम समन्वय का कार्य भी आता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भू राजस्व में जो भूमि सुधार संबंधी है मुकदमों का कार्य वो भी 12 के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे, इतनी बातें। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिले में सबसे निचले स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो आपका सही जवाब होगा लेखपाल। अभी आपने क्रम पढ़ा था, तो यानी इसका विकल्प क्या होगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र जारी किया जाता है। तो राजस्व विभाग द्वारा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों जारी होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तो आपका सही जवाब होगा तहसीलदार के न्यायालय में। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद किसके पास प्रस्तुत किए जाते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये वाद उप संभाग अधिकारी के पास प्रस्तुत किए जाते हैं। 83 का विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों और प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा ये एसडीएम के द्वारा की जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि आप एसडीएम के संबंधित और कार्य देखेंगे तो इसमें जितनी भी तहसीलें हैं, ठीक है, उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है एसडीएम का अपने उपखंड के अंतर्गत तहसीलों पर। इसके अलावा विवाह रजिस्ट्रेशन हो गया, या विभिन्न प्रकार का पंजीकरण हो गया, या लाइसेंस जारी करवाना हो, नवीनीकरण करना हो। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों के निर्वाचन संबंधी जो भी सुनवाई हो वो सब एसडीएम स्तर पर होती है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राजस्व विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कृषक बीमा योजना और आम आदमी बीमा, ये दोनों जो हैं ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला प्रशासन संरचना में ऊपर की ओर सही क्रम क्या है, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे नीचे कौन है, पटवारी है, लेखपाल, फिर हल्का, फिर राजस्व, फिर तहसील और फिर उप संभाग, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं, तो यहाँ पर इस विकल्प में आपको सबसे सही क्या है, सी 2711। आज मैंने अभी आपको अपडेट किया था कि 2762 राजस्व न्यायालय ऑफिशियल अभी शो कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, 87 का यहाँ से जवाब होगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है, तो आपका सही जवाब होगा धारा 23 लेखपाल से संबंधित है। ठीक है, यानी आपका सी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला देखिए, 89 पूछ रहा है कि राज्य में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनाई गई, तो ये 2004 में बनाई गई। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था जो कंप्यूटरीकृत खसरा है वहाँ 21 की बजाय 46 खाने होते हैं। तो यहाँ 46 ऑप्शन में जो दिया है इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होना चाहिए। और अगर पूछा जाए कंप्यूटरीकृत खसरे में कितने हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 46। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन दिया है जो कि सही नहीं है। यहाँ 21 कॉलम पुराने में, प्रपत्र 4 में, और अब प्रपत्र 4 क में जो नया कंप्यूटरीकृत है उसमें 21 की जगह पर 46 कॉलम हैं। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, पटवारी पद का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा पटवारी का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर आपका 91 का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा कई बार लेखपाल के अन्य नामों को भी पूछ देता है, जैसे पटवारी आपने पढ़ा, सान बोगरू या कारनाम अधिकारी, ये सब लेखपाल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वार्षिक रजिस्टर को क्या नाम दिया गया, इस पर चर्चा हो चुकी है, इसको खतौनी कहा जाता है। ठीक है, और खतौनी का स्पष्ट विवरण नहीं है, यहाँ पर जो धारा 33 में वार्षिक रजिस्टर है इसे ही खतौनी कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, तो कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक फसली वर्ष होता है। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूलेख निरीक्षक होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, कानूनगो जो होता है ये भूलेख निरीक्षक होता है। यहाँ पर 94 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए। इस प्रकार लेखपाल और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो एक ही वीडियो में आपको करा दिए गए, जहाँ पे थोड़े करेक्शन की आवश्यकता थी वो करेक्शन भी आपको करा दिया गया है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत